पढ़नी है आपको कार्बनिक रसायन। थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश चलेगी ना आपके? कार्बनिक रसायन में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है 11वीं में। 12वीं में बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसमें से, लेकिन इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आईआईटी मेन का सिलेबस है, इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस परीक्षा का परिचय और परीक्षा की जो स्कीम है, किस तरीके से परीक्षा आयोजित होती है। आजकल आपको पता है जेईई के नाम से जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए है, आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए है और एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए है। इनके लिए एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है वो आजकल एक कॉमन टेस्ट होता है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है और उसमें जितने भी बच्चे बैठते हैं, इस साल अगर आपने पढ़ा हो पेपर तो करीब 13 लाख 13.5 लाख बच्चे बैठे थे इस एग्ज़ाम में और उसमें से 1.5 लाख बच्चों को मेंस परीक्षा देने के लिए योग्य घोषित किया गया। कल रिजल्ट आया था, तो 1.5 लाख बच्चे मेन में सेलेक्ट होते हैं पूरे देश से और फिर वो एडवांस देंगे। 2 जून को वो परीक्षा होगी इस साल, उसमें ये बच्चे बैठेंगे और इसमें से करीब 10,000 12,000 जितनी सीट्स हैं वो बच्चे सेलेक्ट होंगे और उसमें 12वीं कक्षा के जो नंबर हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। 20% परसेंटाइल के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, गणना होगी और फिर मेरिट बनेगी। 20% अंक जो हैं यानी 80% अंक 12वीं कक्षा में जिनके आएंगे उनको मिला करके उसमें मेरिट बनेगी। अब वो उनका तरीका होगा कुछ मेरिट बनाने का, उससे वो करेंगे। तो ये जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा में क्या होता है, जो मेन हो रही है परीक्षा उसमें क्या होगा, 2 पेपर होते हैं। अभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट, इंजीनियरिंग जो पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट पेपर है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का होता है और 3 घंटे का होता है। ये सारे बच्चे देंगे जिनको इसमें प्रवेश लेना है। लेकिन कुछ बच्चे हैं इनमें से जो आर्किटेक्चर में रुचि रखते हैं, तो जो जिनकी रुचि उसमें है उनको पेपर 2 देना है, जिसमें मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 और ड्राइंग टेस्ट होता है। इनमें ऊपर वाले दोनों में तो ऑब्जेक्टिव होता है और ड्राइंग टेस्ट में एक ड्राइंग का टेस्ट होता है। एक शीट मिलती है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना होता है कि आपका ड्राइंग के प्रति रुचि है कि नहीं, आपकी अभिरुचि व्यक्त करनी होती है। तो जिसको आर्किटेक्चर में जाना है वही पेपर 2 देता है, अदरवाइज सारे क्या देते हैं, पेपर 1 देते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का होता है। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को बराबर वेटेज दिया जाता है, सबके समान अंक होते हैं, प्रश्न भी समान होते हैं। तो ये इसका पैटर्न है जेईई का मेन का। ये बी टेक जो करना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो पेपर फर्स्ट देंगे और जो बी आर्क या बी प्लानिंग देना चाहते हैं वो पेपर 2 भी देंगे। इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आप लोग को ये बहुत ध्यान से समझनी है, अभी से इस बात की आदत डालनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव प्रवेश परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि 1/4 अंक कटता है अगर आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप उसी प्रश्न को करिए जिसका आपको पता लगाए कि ये सही उत्तर इसका ये, कि जैसे 50 प्रश्न आपने किए, 3 अंकों का एक प्रश्न है तो 150 अंक आपके हो गए। लेकिन आपने 10 प्रश्न और कर दिए, उसमें क्या हुआ, इतने अंक और कट जाएंगे। 10 प्रश्न है ना, 10 प्रश्न गलत किए आपने तो 3 अंक तो 10 प्रश्नों के कट गए। 3 अंक का एक प्रश्न है ना, यानी उस प्रश्न के 4 अंक कट जाएंगे। कहाँ आपके 150 नंबर आ रहे थे,
और अगर आपने गलत कर दिया तो कितने नंबर रह गए? 10 प्रश्न गलत करते ही 110 नंबर रह गए। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ऋणात्मक अंकन होता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जिस प्रश्न में आप जरा भी संतुष्ट नहीं है कि इसका प्रश्न का उत्तर आप सही लिख रहे हैं, उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इससे पहले नीट का जो है, नीट में भी आप देखेंगे कि नीट में जो नीट है एग्ज़ाम है इसका, मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश का, वो 2013 से शुरू हो गया है अभी से। लेकिन इस साल दूसरे कॉलेजेज हैं जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनमें जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी अलग से ले रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, अगले साल से क्या होगा, सारे कॉलेजेज में प्रवेश नीट के थ्रू होगा। और नीट जो है उसका सिलेबस आपके 12th के सिलेबस से और आईआईटी के सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस है, कोई फ़र्क उसमें नहीं है। यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, उनमें आपने पहले भी बताया होगा आपको कि जो 12वीं कक्षा का सिलेबस है आपका, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, बुक्स है, सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया हुआ है वो, और नीट का सिलेबस, साथ में आईआईटी का सिलेबस, इनको मिला करके आपके लिए यहाँ पे कक्षाएं चल रही है। जैसे आपने इस साल अगर 12वीं कक्षा की पुस्तक देखी है तो कार्बनिक रसायन में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन्स है ना, एल्किल हैलाइड्स। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप पहले पढ़ चुके हैं। साथ में जो कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो मुख्य बेसिक्स हैं कार्बनिक रसायन के, वो आपने 11th में पढ़े हैं। लेकिन जो कमजोरी अगर 11th में आपकी रह गई है, क्योंकि ये नीट के और आईआईटी के सिलेबस में तो है पूरा, अगर वो कमजोरी आपकी रह गई है तो होगा क्या कि आप आगे की चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत स्पष्ट बात आपको बता दूं जानकारी के लिए, और एक मोटिवेशनल बात है कि आप समझें इस बात को कि जब बीएससी भी कर रहा है लड़का कोई, हम देखते हैं कई बार कॉलेजेस में हमारे, अगर इसका नाम पूछा जाए उनसे कि इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, तो वो नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि 11वीं कक्षा में जो पढ़ाई करनी थी ना, वो सीरियसली नहीं करी। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, या नहीं जाते हैं तो कॉलेज में बीएससी करते हैं, फिर एमएससी करेंगे, सब जगह ये जो एक बार नाम रख देते हैं, आपका जो नाम बचपन में रख दिया वो अभी तक चल रहा है ना, इसका जो नाम अगर आपको नहीं आता है तो वो कभी नहीं आएगा। फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होगी अगर कोई पूछता है आपसे। अगर हम बीएससी 3rd ईयर के बच्चे से पूछते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, और वो नहीं बता पाता है, तो अच्छी बात है क्या? इसलिए नॉमेनक्लेचर, नामकरण अगर आपने पढ़ा है, उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है तो अब ध्यान से पढ़िएगा। हम क्या करेंगे, जो जो चैप्टर्स यहाँ पढ़ेंगे उनका नॉमेनक्लेचर आपको साथ साथ बताएंगे। अब आप में से मुझे कोई एक जना बता दे इसका आईयूपीएसी नाम। किसी को नहीं आता पहले तो वो बताओ, किसी को नहीं आता है, बड़े बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, सीरियसली बताएं। और हाँ, आपको नहीं आता है ना, अब आपके लिए जो बात मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसी बात करनी थी कि आपको कुछ नहीं फील करना है कि मुझे नहीं आता है। आपको अपनी 11th क्लास की बुक से आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना है। ये नहीं सोचिएगा कि दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में। आपको अपनी कमजोरी पता है, आपको उसको दूर करना है। दूर करने के लिए आपके पास में पुस्तक है, पुस्तक से नहीं समझ में आता, हम लोग हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, आप लोग पूछिएगा और अपनी कमजोरी को दूर कीजिए। अब बताया, कौन बता रहा था? हाँ बताएं, वापस बोले। एथेनोइक एसिड। बैठिए। अब नाम, ये तो एक कार्बनिक यौगिक हुआ, अम्ल है, ऐसे ढेर सारे यौगिक हैं, हज़ारों की तादाद में कार्बनिक यौगिक है। उन सब के नाम, क्योंकि एक आईयूपीएसी ने क्या किया कि इनका एक सिस्टमेटिक नामकरण की पद्धति है वो, तो उसमें नाम रख दिए गए। तो उसमें एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, एक आपको तरीका आगे बढ़ाना होता है, उस तरीके से आप कार्बनिक यौगिकों के नाम लिख सकते हैं। तो कार्बनिक रसायन की जो मुख्य बात है वो ये है कि आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। जो 11th में आपने पढ़ा है वो हम नहीं छोड़ सकते, आपको अच्छी तरीके से उसको करना है, उसका रिवीजन हम यहाँ करेंगे। और उसके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, जिसे उसमें आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा है, नामकरण पढ़ा है, और क्या पढ़ा है?
अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ी है आपने, और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव वगैरह पढ़ा है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक्स है। आप ये मेरी बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो आपने 11वीं में पढ़ा था, वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो आप केमिस्ट्री के फील्ड में पीएचडी कर लेंगे या आगे भी करेंगे तब तक आपके काम आएगा। ठीक है, और इतने आसान है कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से पूरे सिलेबस ने, जो आईआईटी का सिलेबस है, इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कवर कर रखा है। पूरा कवर मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सारी इसमें समावेशित हैं। जैसे पहली यूनिट जो है वो प्योरीफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण और उनकी पहचान करना, वो आपको आना चाहिए। ये प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है और इसमें भी थ्योरी में भी इसको शामिल किया गया है। प्योरीफिकेशन करने के जो तरीके हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं अपन जब पढ़ेंगे, इसको जो भी पढ़ाएंगे उस वक्त आपको ये बताएंगे। इस यूनिट में ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है जिसमें आपको ये सब चीज़ें सामान्य जानकारी के तौर पर आनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपको बताऊं, इस बार आईआईटी का जो मेन का पेपर हुआ था, इसमें एक सवाल पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी। ये प्रश्न था और ये केमिस्ट्री के किसी सिलेबस में कहीं आता नहीं है। आप बताएं कौन सी थी। अब ये मैंने जब पेपर दे के बच्चे बाहर आए तो पूछा था उनसे, एक आध बच्चों से जिनसे इंटरेक्शन हुआ, तो उनको ये नहीं पता था। कई बार आपको सामान्य जानकारी भी विषय से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, रसायन से संबंधित तो होनी चाहिए, वो भी आपको करनी चाहिए, ताकि क्या है कि आप कभी भी ऐसे सवालों का भी उत्तर दे सके जो आप सोचते नहीं कि सिलेबस से तो ही नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी जिनको थी उन्होंने इसका उत्तर दिया, और जिसने उत्तर दिया उसे 3 नंबर आए होंगे। जिसके 3 नंबर आए होंगे मेरिट में कहाँ चला गया वो। एक मेरिट के अंक पर, एक अंक पर करीब करीब 10-20 बच्चे, और ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है तो करीब 50-60 बच्चे एक अंक पे होते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी मेरिट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, एक सवाल गलत होने का और एक सवाल सही हो जाने पर कितना ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में ये यूनिट जो है आपने 11th में पढ़ी है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के मुख्य सिद्धांत। इसमें देखिए आप, कार्बन की जो वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, 4 संयोजकता होती है कार्बन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 संयोजकता उसकी होने से, क्योंकि कार्बन का एक महत्वपूर्ण गुण है, कोई जानता है उसको क्या महत्वपूर्ण गुण है कार्बन में? श्रृंखलन, केटिनेशन जिसको कहते हैं। श्रृंखलन का मतलब यह है कि कार्बन में एक बहुत अच्छा गुण है कि वो श्रृंखला बना सकता है, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो एक प्रवृत्ति जो है उसकी, उसमें उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई है। संकरण एक सिद्धांत है, वो है क्रियात्मक समूह भी इसमें जुड़ जाते हैं। वो क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, जिसमें हेलोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। इसके अलावा आईयूपीएसी नामकरण जो मैंने अभी आपको बताया, वो आईयूपीएसी नामकरण तो आप लोग एक ऐसी आदत बना लीजिए कि रोज़ 5-10 यौगिकों के नाम, आईयूपीएसी नाम आप लिखते जाएं। जो जहाँ भी आपको वो एक्सरसाइज मिले किसी भी पुस्तक से, आप नियम बना लीजिए कि 10 या 5 नाम मुझे रोज़ आईयूपीएसी के लिखने हैं। नाम से संरचना लिखना और संरचना से नाम लिखना, दोनों काम आप आदत बना लीजिए अपनी और वो करिए। इसके रिजल्ट्स ये होंगे कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और लास्ट में आप आराम से किसी भी चैप्टर को जब पढ़ेंगे बाद में, जैसे भी एसिटिक एसिड वाला चैप्टर आएगा, एथेनोइक एसिड वाला, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उससे संबंधित सारे नाम आपको तब तक सारे याद हो चुके होंगे। बंध विखंडन जो होता है, समांश विखंडन, विषमांश विखंडन, मुक्त मूलक, कार्बोकैटायंस यानी कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध में, कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध होता है? आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है? सहसंयोजक बंध होता है। और सहसंयोजक बंध जो होता है उसमें उसके जो कई प्रभाव हैं, जैसे प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अति संयुग्मन, ये सब आपको इसमें, ये जो यूनिट है यूनिट 20 आईआईटी मेन का जो सिलेबस है, यूनिट 20 बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको ये यूनिट अच्छे से आ गई, समझ लीजिए उसको आधी कार्बनिक रसायन आ गई है। इसलिए इसकी महत्ता आप समझ लीजिए ध्यान से और आप करना शुरू कर दीजिए।
ये यूनिट आपने पढ़ी है लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन, लेकिन हम इसी से शुरू करेंगे और इसके साथ साथ जो कंसेप्ट आएंगे वो आपको बताते चलेंगे साथ साथ। हाइड्रोकार्बन में केवल वो यौगिक हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये आपको इसमें पढ़ने हैं। इनमें क्या होता है, जैसे कोई भी चैप्टर एल्केन का पढ़ा आपने, तो एल्केन के बारे में सारी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। सारी जानकारी में क्या क्या होगा, एक तो आपको इनका नामकरण आना चाहिए। जितने भी एल्केन है, वो कैसा भी एल्केन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका नाम कैसे रखते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। उसके अलावा उसमें कैसी समावयवता है, किस प्रकार की समावयवता वो दर्शाते हैं। फिर आप देखिएगा इसमें जो चीज़ें आपको याद करनी है, ये समझने की चीज़ें हैं, उसके अलावा जो याद करनी है और वो है आपको इनको बनाने की विधियाँ, विरचन और फिर भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण। ये दो चीज़ें आपको कैसी लगती हैं? अभिक्रियाएं है ना इसमें, अभिक्रिया याद होती है आपको? आप अधिकांश की ये समस्या है, भूल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ के देखिएगा, जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आपको याद करनी है। और जैसा मैंने कहा, नामकरण में तो आपको बता दिया मैंने कि नॉमेनक्लेचर जो है वो आपको नित्य प्रति करना है, बिना किसी रुकावट के। किसी भी दिन ऐसा नहीं हो कि आज नहीं कर पाया मैं, आज शादी में भी गया तो भी करना है, आज मार्केट पे गए तब भी आपको उस दिन का काम करना है। ये नियम बनाना है आपको पूरे 1 साल के लिए कि नामकरण जो है वो मुझे नित्य करना है। थोड़े दिनों बाद आपको महसूस होगा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं, अपना आप आपका दिमाग बोलेगा इसका नाम तो ये है, ठीक है ना। लेकिन वो कब होगा, जब अपन मेहनत करेंगे पहले, और मेहनत करने के लिए आप तैयार रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल एक जैसे कंप्यूटर में मेमोरी में चला जाता है ना, वैसे जाएगा। बनाने की विधियाँ अगर आप पढ़ते हैं, आपको मैं केवल 2 विधि बताता हूँ एल्केन की अभी, कि एल्केन का निर्माण जो है वो एल्कीन से कर सकते हैं। ये अभी पढ़ाना शुरू नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे ही सामान्य जानकारी के तौर पे आपको बता रहा हूँ। एल्कीन से बनाना है इसको, और दूसरा क्या है, एल्काइन से बनाना है। अब जिसको नामकरण नहीं आता है, एल्कीन ही नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, पहला काम ही खत्म हो गया उसका तो। और जिसको आता है उसको ये पता है कि मुझे एल्कीन लिखना है, पहले इधर डबल बॉन्ड उसमें होता है, राइट। और हम बनाना क्या चाहते हैं, एल्केन, यानी पाईबंद खत्म करना चाहते हैं। एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब इसके लिए हमें इसकी क्रिया किससे करवानी है, यही तो याद करना है। H2 से करानी है। H2 कहाँ से आएगा, मिलता नहीं, उसका सोर्स लाना पड़ेगा, उसका स्रोत कोई देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का कोई स्रोत देखना पड़ेगा, कोई उत्प्रेरक आपको लेना पड़ेगा। वो क्या होगा, सामान्य तौर पर हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये जो धातु हैं इनको लेते हैं, इनसे हाइड्रोजन मिलती है अभिक्रिया के दौरान, और ये अपचयन हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपचयन। तो आपको कितना सा मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, आपको ये याद रखना है कि पहली विधि एल्कीन से है, दूसरी एल्काइन से है। ऐसी 8 या 9 विधियाँ इसमें पढ़ने को मिलेगी। आपको 8-9 विधियाँ क्रम से याद करनी है, क्रम को नहीं बदलना है। उस क्रम से याद करने के बाद आप क्या करेंगे, पहली जो विधि है एल्कीन से, उसमें आपको थोड़ा सा जोर देना दिमाग पे कि इधर तो एल्कीन बने लिखना है, उधर एल्केन लिखना है, और बीच में क्या लिखना। तो इसको 2 चीज़ें ही आपको पढ़नी थी, एक तो ये और दूसरी चीज़। अब सवाल तो ऐसा नहीं आएगा कि 8 विधियाँ बता दीजिए, ऐसा तो सवाल नहीं आता ना। वहाँ क्या सवाल आता है, प्रोपीन से प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे। अब कोई प्रोपीन का स्ट्रक्चर नहीं जानता हो, संरचना नहीं जानता हो, तो बताएं, कोई ऐसा है जो प्रोपीन की संरचना नहीं जानता। प्रोपीन, आपको पता है प्रोपीन क्या होती है, बताओ। 3 कार्बन, ये लीजिए 3 कार्बन लिख दिए, एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, आपको ये तो पता है, राइट।
अब क्या करना है आपको, इसके हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी करनी है। 4 होती है ना हाइड्रोजन की संयोजकता कार्बन की, ठीक है ना। ये प्रोपीन है, इसकी क्रिया किससे कराएं कि हमको क्या मिल जाए, प्रोपेन। हाइड्रोजन तो इससे मिलेगा, आप यहाँ क्या लिखेंगे, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। हाइड्रोजन तो इनसे मिलेगा, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं +H2, ठीक है। तो क्रिया के बाईं ओर क्या होगा, दाईं तरफ क्या बनेगा। कई बार सवाल उल्टा पूछते हैं। उल्टा क्या पूछते हैं कि ये तो लिख दिया इतना इतना और यहाँ छोड़ दिया खाली। अब बताइए ए क्या है, प्रोपीन लिखना है ना आपको। तो आपको ये सोचना है कि ये कब काम में लेते हैं, इसकी किससे क्रिया कराएंगे कि ये बनेगा, ये तो ध्यान रखना है ना आपको। तो ये कब होगा कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बहुत आसान है, आप मेरे इस बात का यकीन करना, आज से जब 2 महीने बाद यहाँ पढ़ चुके होंगे आप, तब मैं आपसे पूछूंगा कि वाकई में कार्बनिक रसायन आपको याद होने लगी कि नहीं। जिनको अभी याद नहीं हो रही है, ये आप लोगों को ज़्यादा पता है कि आपकी कमजोरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है, रिएक्शंस याद नहीं होती। कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम के दिन के लिए छोड़ देते हैं कि हम परीक्षा के दिन ही कार्बनिक ये रिएक्शंस को याद करेंगे, तो उस दिन याद रह जाएगी, ठीक है। होता क्या है, जब उस दिन परीक्षा देने बैठते हैं तो फिर कन्फ्यूजन शुरू होता है, और कन्फ्यूजन शुरू होने के बाद में खिचड़ी बन जाती है, और फिर वहाँ गलत होना शुरू हो जाता है, आंसर आपके सही नहीं होते। तो इसका तरीका ये है कि नियमित अध्ययन आपको करना है, और इनका भी रिवीजन, जो रिएक्शंस आज पढ़ ली उनका कल रिवीजन करना है, करने के बाद ही आगे की अभिक्रियाओं को याद करना है। तो अगर आप सिस्टमेटिक प्लानिंग करके चलेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री का तीसरा भाग है ये, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो जो आईआईटी का जो सिलेबस बताया था मैंने, उसमें क्या था, उसमें जो कार्बनिक रसायन भी था, फिजिक्स भी था और मैथ्स भी था। तो केमिस्ट्री का जो तीसरा हिस्सा है वो आपको बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। हाइड्रोकार्बन्स के बाद में हेलोजन वाले, जिसमें हेलोजन होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का भी पढ़ना है सारा। उनसे संबंधित जो क्रियाविधियां हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, बनाने की विधियां हैं, रासायनिक गुण हैं, और उस बंध के जो गुण हैं, CX बंध के जो गुण है, कार्बन हेलोजन बंध, X मतलब हेलोजन, इस बंध के जो गुण है या इसकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं, वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, वो पढ़ना है आपको। और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। अब कुछ चीज़ें और इसमें जो जोड़ दी है, वो इसलिए जोड़ दी है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी आपके अंदर रहे, तो उससे संबंधित जो बातें हैं वो भी आपको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा फिर आता है आपके एल्किल हैलाइड। ये आपका 12th का सिलेबस भी स्टार्ट हो गया यहाँ से, 12वीं कक्षा में भी ये है। कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन होता है, जो कौन कौन से हैं, एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, और इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन्स हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन्स भी हैं, कार्बोनिल यौगिक जिनको कहते हैं। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बन, ये ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन और किस में होती है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे यौगिक जो हैं वो आपको पढ़ना है। और इनमें भी क्या पढ़ना है, इनसे संबंधित जो क्रियाविधि है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो तो पढ़ना ही है, और जो ये अभिक्रियाएं होगी, बनाने की विधियां, रासायनिक गुण, वो सब आपको याद करने हैं। तो अब आप ये सोचने लग गए कि भाई मेरे को तो इतने सारे यौगिक है और इन सारे यौगिकों के बनाने की विधियां भी पढ़नी है, रासायनिक गुण भी पढ़ने हैं, तो कैसे याद होंगे। याद अपने में से ही कोई करता है, जभी तो नीट में सिलेक्शन होते हैं उनके, आईआईटी में सिलेक्शन होते हैं, कोई बाहर से तो आते नहीं है उसमें कि वो कोई स्पेशल माइंड लेके आए, ऐसा तो है नहीं। अपने में से ही कोई याद करता है, अपने में से ही कोई आगे बढ़ता है, लेकिन उसका तरीका जो है, वो जो कहा जा रहा है उसका पालन करते हैं और मेहनत करते हैं, तब उनको वो सब हो पाता है। ऐसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़ने हैं आपको, जिनमें नाइट्रोजन हो, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना है जिसमें एमीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इस तरीके के डाइजोनियम सॉल्ट है। ये सब आपको नाइट्रोजन जिनमें होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक भी पढ़ने हैं। पॉलीमर्स यानी बहुलक, बहुलक आपने पढ़ा है वैसे 11th में थोड़ा, तो बहुलकों का भी पूरा इसमें पढ़ना है आपको। फिर जैविक अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जो अपने शरीर में बहुत सारे ये जो अणु हैं जैविक अणु कहलाते हैं,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये रासायनिक रूप से क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपकी जो दैनिक जीवन में रसायन है वो आपको पता है कि दैनिक जीवन में हर चीज़ रसायन से जुड़ी हुई है, और वो हम ध्यान नहीं देते हैं या हमको पता नहीं होता। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, ये पॉलीमर का है लेकिन दैनिक जीवन में भी काम आता है। नायलॉन शब्द सुना आपने, क्या होता है ये? नायलॉन क्या होता है? कपड़ा होता है, एक बहुलक है केमिस्ट्री में। अगर कहें रासायनिक रूप से क्या है, ये एक बहुलक है। नायलॉन का नाम नायलॉन कैसे पड़ा, किसी को मालूम है? नायलॉन का नाम नायलॉन कैसे पड़ा? अब अपन कितने वो होते हैं, अपने को नहीं पता होता है, जबकि नायलॉन शब्द आपने सुना, सबको मालूम है कपड़ा होता है, यानी एक रेशा होता है जिससे कपड़ा बनता है। ये नायलॉन शब्द ऐसे बना कि इसकी जो खोज हुई थी वो न्यूयॉर्क और लंदन, दो फेमस सिटीज़ है ना, विश्व की दो महत्वपूर्ण और विख्यात शहर हैं दो, नायलॉन और न्यूयॉर्क और लंदन। न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन इंग्लैंड, इन दोनों को मिला करके ये दोनों के साथ, दोनों जगह पे इसकी खोज हुई एक साथ, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। ऐसे पॉलिस्टर आपने सुना है नाम? पॉलिस्टर कपड़ा होता है ना, ये पॉलिस्टर कैसे आया नाम? पॉलिस्टर नाम कैसे आया? अब देखो पॉली, अपन बोलने में तो पॉलिस्टर बोलते हैं, दुकानदार भी कहता है प्योर पॉलिस्टर है, ये अच्छा कपड़ा है, ऐसा बोल के आपको बेच देता है कपड़ा, लेकिन वो बना किससे है? पॉली एस्टर, यानी एस्टर का बहुलक। एस्टर क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक व्युत्पन्न है, और उसका बहुलक जो होता है, इसलिए उसको कहते हैं पॉलीएस्टर। ठीक है, तो एस्टर समूह एक क्रियात्मक समूह है, और उसका क्रियात्मक समूह जब होता है और उसका बहुलकीकरण कराते हैं तो बहुत सारे यौगिक मिलकर के एक बहुत लंबी यौगिकों की श्रृंखला आपस में जुड़ती चली जाती है, तो उसको कहते हैं बहुलक। एकलक मतलब होता है छोटा अणु, बहुलक यानी कई सारे एकलक जुड़ते चले जाएं तो क्या बनाएंगे? बहुलक बनाएंगे। तो ये बहुलक होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एवरीडे लाइफ में, आपको पता है आप खमन खाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं उसको फुलाने के लिए? मीठा सोडा। वो केमिकली क्या होता है, रसायन क्या है वो? आपने मीठा सोडा तो मम्मी ने बोला इसलिए बोल दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। शॉर्ट रूप में कई बार बोलते हैं सोडा बाई कार्ब, ऐसा बोलते हैं ना, तो सोडा बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है NaHCO3। इससे क्या निकलता है जिसके कारण वो प्लफी हो जाता है? CO2 गैस निकलती है, इसलिए प्लफी हो जाता है। तो आपको केमिस्ट्री की बहुत जानकारी है, नित्य जीवन में सुबह सुबह उठते ही आपको केमिस्ट्री का पाला पड़ता है। टूथ ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट भी केमिकल है, सारी चीज़ें आप जो काम में लेते हैं, खाने पीने की चीज़ों में सब में केमिकल है। तो आप अब थोड़ा सा ध्यान भी देंगे उस पर, और ये जो चैप्टर है इसीलिए बनाया है आपको पढ़ने के लिए कि आपको ये पता रहे कि दैनिक जीवन में आपको रसायन कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भाग जो डाला है इसमें सिलेबस में, वो है कि प्रैक्टिकल जो करते हैं लेबोरेटरी में आप, प्रयोगशाला में, वो भी सारा आपको पूछा जा सकता है प्रवेश परीक्षा में, JEE में। कुछ प्रैक्टिकल किए हैं आपने 11वीं कक्षा में? जैसे आपने किया होगा क्रियात्मक समूह की पहचान करना, उसमें अपन तत्व परीक्षण भी करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, लेसाने विलियन बना के। तो वो सारी चीज़ें इसमें ये टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो क्रियात्मक समूह है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे फिनोल है, चाहे एल्डिहाइड कीटोन है, इनके टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछ लेता हूँ, बाकी सब प्रैक्टिकल की बात है, जब पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। नीले लिटमस को जो लाल करते हैं वो कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? अम्ल होते हैं। और जो लाल लिटमस को, वो क्षार होते हैं। अब इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि लाल को नीला करता है तो क्षार होगा, ऐसा उल्टा भी सोच रहे होंगे ना। लेकिन अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया उसका, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीले लिटमस को जो लाल करता है वो अम्ल होते हैं, जो लाल लिटमस को अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। अब
दो क्रियात्मक समूह है जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? यानी वो अम्लीय तो होंगे। कौन से दो क्रियात्मक समूह हैं जो नीले लिटमस को लाल करते हैं? एक क्रियात्मक समूह आपने ये पढ़ा है, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल है। और एक ये पढ़ा आपने, एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल, ये क्या है? फिनोल है ना। ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? क्योंकि OH है इसमें, है ना, क्योंकि इसमें OH है इसलिए ये क्षारीय है। कोई है इससे दूसरी राय वाला? सबकी नज़र में ये क्षार है क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो OH आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, राइट। और इसमें OH दिख रहा है और हम तुरंत कह देते हैं ये क्षार है, जबकि ये अम्लीय होता है। ये क्या है? और कौन होता है अम्लीय? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ना, ये भी अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये H आयन देते हैं। क्या देते हैं ये? हाइड्रोजन आयन जो देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। और ये फिनोल भी मैंने कहा है आपको, आपने तो कहा क्षार होता है, लेकिन मैंने कहा है कि अम्लीय होता है। क्यों होता है इसकी चर्चा बाद में हो जाएगी जब पढ़ेंगे तब। लेकिन ये दोनों नीले लिटमस को लाल करते हैं। आज का होमवर्क है आपके लिए, पता करके आना कि फिनोल अम्लीय क्यों होता है। कल हम इस पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये बताइए मुझे कि ये जो फिनोल है ये भी नीले लिटमस को लाल करता है। और ये भी मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा था। नीला लिटमस आपने इसमें डाला फिनोल में, उसको लाल कर दिया, इसने भी लाल कर दिया। अब आप एक टेस्ट से दो का पता लग रहा तो कंफर्म नहीं हो पा रहा क्या चीज़ है। आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया गया, उसने नीले लिटमस को लाल किया। अब आप कहेंगे कि वो फिनोल हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन वो है क्या ये कैसे पता लगेगा? तो कौन सा दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा? 12वीं कक्षा में भी ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। बताओ। एलिमेंट टेस्ट में किसका? ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन दोनों में? तत्व परीक्षण तो अपन केवल नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन करते हैं। ऑक्सीजन का टेस्ट हम लैब में नहीं करते हैं, प्रयोगशाला में नहीं करते हैं। बताइए। अभी अभी आपने जब खमन की बात की थी मैंने कि वो प्लफी क्यों हो जाता, तो आपने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, उसमें से निकलती है इसलिए। तो यहाँ भी क्या करते हैं, इन दोनों के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन में इसको डालिए। ये सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन इसके अंदर डालेंगे जो आपको कार्बनिक यौगिक दिया गया है, तो पता लग जाएगा कि अगर उसमें बुदबुदाहट होती है, बुदबुदाहट समझते हैं ना आप, वो होती है, तो समझ लीजिएगा ये है, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। बुदबुदाहट क्यों होती है? खमन प्लफी क्यों हो जाता है, फूल क्यों जाता है खमन? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उस गैस ने जगह बनाई अंदर, तो प्लफी हो गया, फूल गया। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो क्या रहता है? बुदबुदाहट होती है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें CO2 ग्रुप है ही नहीं। CO2 नहीं है ना इसमें तो CO2 निकलने लायक है, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नहीं है। तो जब आपने एक टेस्ट किया, नीले लिटमस को लाल करता है, वो कौन हो सकता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है या फिनोल हो सकता है। अब आपको दोनों में से एक का पता करना, तो आपने क्या किया? सोडियम बाइकार्बोनेट प्रवाहित की, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाई। क्या हुआ? बुदबुदाहट अगर हुई तो अपन कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, नहीं हुई तो क्या कहेंगे? फिनोल है। ये हमेशा आप चाहे 11वीं में करेंगे प्रैक्टिकल, चाहे 12वीं में करें, चाहे फर्स्ट ईयर में करें, आपके हमेशा ये काम आएगा। तो ये तो आप याद रखिएगा। लेकिन जो ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो इस तरीके की बातों पे ही सवाल पूछेंगे आपसे कि आपकी ये जो जानकारी है ना कि OH दिखा, आपने उसको क्षार बता दिया, इस बात का अब आगे से ध्यान रखिएगा आप कि OH का मतलब क्षार होना ज़रूरी नहीं है। वो क्यों देता है H आयन वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि वो एरोमेटिक है, उसमें जो आयन बनता है वो फिनॉक्साइड आयन होता है, वो स्थायी होता है, अनुनाद से जुड़ी हुई बात है। तो जो पहली यूनिट है
कंसेप्ट्स वाली फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिक्स हैं, वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वो धीरे धीरे अपन साथ साथ चलाएंगे। मैं थोड़ा बहुत अभी शुरू कर रहा हूँ आपके सामने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बात है, जो बेसिक यूनिट है वो ये है कि कार्बनिक रसायन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। कार्बन की चतुर्संयोजकता तथा संकरण। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है ना? और इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। ये जो 4 संयोजकता है, कार्बन का जो महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो कार्बन 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 आपस में जुड़ सकते हैं, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। अब आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कार्बन सिंगल बंध से भी जुड़ा हुआ है, एकल बंध से भी, द्विबंध से भी जुड़ता है और त्रिबंध से भी जुड़ता है। लेकिन सब जगह कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संकरण जानते हैं आप? कौन कौन नहीं जानता है? यहाँ देखिएगा, हर कार्बन के पास में 4 संयोजकता पूरी हो रही है, यानी हाइड्रोजन या कार्बन कुछ न कुछ उस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, और एक ये इधर कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 4 हो गए। इसके देखिए 2 तो हाइड्रोजन है और 2 ये है, 4 हो गया। ऐसे सबकी 4 संयोजकता पूरी हुई। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि कार्बन की संयोजकता चतुर्संयोजकता होती है। और एक इसके साथ में जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, वो है संकरण। यहाँ कार्बन पे क्या संकरण है पता है क्या आपको? sp3। यहाँ कौन सा है? और यहाँ sp। अब मुझे संकरण वाला जो कंसेप्ट है ना, पहले तो ऑनेस्टली ईमानदारी से ये बताओ किस किस को नहीं आता है संकरण? और कौन है जिसको नहीं आता है? और बताएं। सबको आता है, बाकी तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर तो 2 ही बच्चों को नहीं आता, बाकी सबको तो आता है। संकरण को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। संकरण की परिभाषा कोई एक जना मुझे बता दे। आपको सबको आता है, कोई भी एक जना बता दे। तुम बताओ संकरण की परिभाषा क्या होता है? संकरण जल्दी बताओ। दो यौगिक मिलकर पुनर्विन्यासित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, गलती कहाँ करते हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बैठिए, आप बताओ। वैसे समझा दो, चलो। परिभाषा नहीं आए कोई बात नहीं, ऐसे समझा दीजिए। आज के बाद जब सब क्लास से बाहर निकले, सबको संकरण की परिभाषा भी याद होगी और संकरण क्या होता है ये भी याद होगा। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएं गलती कहाँ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बताओ जल्दी से, कुछ भी बताओ। आपको आता है ना? आप समझा दो थोड़ा सा। अभी तो आपने कहा हमको आता है, तो आप फिर हेजिटेशन क्यों? तो दोनों तरफ से चलेगा। मैं ही बोलूँगा ऐसा तो चलेगा नहीं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी अगर अपन दोनों बात करेंगे आपस में। तो उधर वाला पक्ष भी अपनी बात बोलेगा, मैं भी बोलूँगा, तो होगा। तुम बताओ। कार्बन परमाणु अपने संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन आवेश अणु को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच कम से कम प्रतिकर्षण हो। तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अभी भी नहीं आई सही परिभाषा, बैठो। जब किसी कार्बन से लगभग समान ऊर्जा में असमान आकृति वाले कक्षक भाग लेते हैं, तो उसमें नए समान आकृति और समान ऊर्जा वाले कक्षक प्राप्त। ये कक्षक किसके होते हैं? एक ही परमाणु के होते हैं या अलग अलग के होते हैं? बैठो। अब ध्यान से सुनिएगा आप। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, पहले वो समझ लें। पहले उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, पी की ऐसी होती है, तो सब जानते हो। ये पी कक्षक होते हैं और 3 होते हैं, पी एक्स। डी कक्षक कैसा होता है? ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस थोड़ी होता है। इज इट माइनस? माइनस होता है क्या? ये डैश होता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलना है इसको। क्या बोलेंगे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये तो तीनों दिशाओं में हो गए। 3 अक्ष होते हैं ना। एक्स एक्सिस पे है डंबल, तो अपन कहेंगे पी एक्स है। वाई पे है तो पी वाई, और इस पे है तो पी जेड।
मैं आपको इनके मॉडल दिखाऊंगा, अभी तो लाया नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको इसके दिखा दूंगा मॉडल। DXY कैसे बनाते हैं, आता है? ये XY और ये Z, 3 अक्ष है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको DXY को बनाना है कि DXY की स्थिति इन तीनों अक्षों पर किस प्रकार से होगी। DXY एक जो डंबल है इसमें से वो X और Y के बीच में होगा, जो अक्ष दिए हुए हैं ना उनके बीच में होगा। X और Y अक्ष ये हैं, ये तो एक ये है DXY, ठीक है। दूसरा डंबल जो होगा वो Y यानी अंतिम ले लो इसमें से, और जो नहीं है उसको ले लो। Y और Z के बीच बनाना है, तो ये Y और Z के बीच में कहाँ आएगा, समझ गए आप? इधर ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि अगर DXY बनाना पड़ जाए आपको तो क्या करेंगे, उसको एक डंबल बनाएंगे जो अक्ष दिया हुआ उनके बीच में, X और Y के बीच में। दूसरा डंबल किसके बीच में बनेगा, और आप इसका इधर भी लिख लीजिए, ये Z है नेगेटिव साइड, ये Y है नेगेटिव साइड, और ये X है। तो अब आपको आसानी से पता लग जाएगा किसके बीच में बनाना है, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर आपको दूसरा DYZ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक डंबल तो ये बनाया YZ के बीच में होगा, दिए हुए अक्षों के बीच में होगा ना एक तो, ठीक है, और एक किसके बीच में होगा, Z और X के बीच में। Z और X के बीच में कैसे बनेगा, यहां, यानी ये नहीं होगा, Y और Z के बीच वाला मिटा दें अपन, कौन सा बन गया ये, DYZ। सवाल है? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलें बोलें। सर मुझे संक्रमण वाला सर बिल्कुल सर कंसेप्ट समझ नहीं आता सर, प्लीज उसे समझाइए ना। मैं उसी पे जा रहा हूँ, पहले आप ये समझ लें कि कक्षक क्या होते हैं, कक्षक से ही आपको आगे समझ में आएगा। मैं अभी 5 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी सर। तीसरा जो है DZX, ये क्या है, एक तो बनेगा Z और X के बीच में, मैं दूसरा बना देता हूँ, Z और X के बीच में ये हो गया, और दूसरा जो डंबल है वो किसके बीच में होगा, X और Y के बीच में। तो X और Y कहाँ है, ये रहा, ये X, ये Y और ये Z, राइट। ये तीनों समझ में आ गए। DXY, DYZ और DZX कैसे बनेंगे, त्रिविम में, ये त्रिविम होता है ना, तीनों दिशाओं में क्या व्यवस्था होती है कक्षकों की, डबल डंबल होता है। डबल डंबल किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, एक डंबल कहाँ होगा, जो अक्ष दिए हुए उनके बीच में, और दूसरा डंबल जो अंतिम अक्ष है और जो अक्ष अनुपस्थित है उसके बीच में होगा। सबको क्लियर है? अब देखिए आप DX² Y² क्या होता है, इसमें 2 डंबल हैं, 2 अक्ष दिए हुए हैं, दोनों पे बना दीजिए, एक तो बना दीजिए X पर और एक Y पर बना दीजिए। एक डंबल इस पे बन गया और एक Y, ये अक्ष पर है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें तो ये तीनों जो हैं अक्षों के बीच में है, डंबल अक्षों के बीच में है, और इसमें कहाँ है, अक्ष पर है। अब एक रह गया है DZ², ये Z पे बना दीजिए एक, और दूसरा वो दिया हुआ नहीं है इसलिए वो सभी अक्षों पर घूमता रहता है। इस तरीके से बनाया जाता है इसको, गोलाकार अक्ष पर घूमते हुए। ये तो मैंने आकृति बताई आपको कि तीन जो कक्षक होते हैं, S कक्षक, P कक्षक और Z कक्षक, उनकी आकृति कैसी होती है और उनको किस प्रकार से आपको अब क्लियर होना चाहिए कि उनको कैसे बनाया जाएगा तीनों अक्षों पर। अब आते हैं संकरण की परिभाषा पर, और संकरण क्या चीज़ है उसको समझिएगा आप ध्यान से। पहली बात, जो परिभाषा में आपको कन्फ्यूजन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि परिभाषा शब्द से शब्द आपको याद करनी चाहिए। जो यौगिक की बात आई, शब्द जब मुंह से निकलता है तो यौगिक निकल जाता है, क्योंकि परिभाषा आपने ध्यान से न पढ़ी न समझी। पहली चीज़ याद रखिएगा कि जो संकरण होता है वो किसी एक ही परमाणु के विभिन्न कक्षकों के
कारण होता है। अतिव्यापन शब्द का इस्तेमाल यहाँ मत करना, क्योंकि अतिव्यापन दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच होता है। अतिव्यापन अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच होता है, और संकरण किस में होता है? एक ही परमाणु के विभिन्न कक्षकों के बीच में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अब आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आप में से 3 लोग ए बी सी हैं। एक का नाम मंजू है, एक का नाम मधु है और एक का नाम ऋतु है। ठीक है, ए बी सी है 3। इसके पास 5 रुपए थे, इसके पास 10 रुपए थे और इसके पास 15 रुपए थे। पास में जवाहर कला केंद्र है, मेला लगा, उसमें तो गए ये तीनों। इसके पास केवल 5 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए और इसके पास 15 रुपए हैं। अब व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि तीनों गए हैं और किसी स्टॉल पे अगर कुछ खाने की चीज़ भी लेते हैं, तीनों साथ ही खाएंगे ना, तो क्या होगा? 7 रुपए की अगर कोई चीज़ है तो ये नहीं खा पाएगा, ये खा लेंगे और ये खा लेंगे, तो ए को थोड़ा सा ठीक नहीं फील, अच्छा लगेगा नहीं ना, अच्छी चीज़ नहीं लगती ना ऐसे। तो क्या करा, ये तीनों ने मिलके अपने पैसे एक जगह रख लिए। कितने हो गए? और वापस बांटने को बोल दिया, आपस में वापस रख लो भाई। तो कितने कितने मिलेंगे सबको? अब कोई नहीं शर्माएगा, सब खा लेंगे ना आराम से। ठीक है, लेकिन कष्ट किसको हो रहा है? अब जिसके पास 15 रुपए थे, कि मेरे तो 5 रुपये का नुकसान हो गया और इसको 5 रुपये फ़ायदा हो गया। ये जो मंजू है ना पहले वाली, तो हंस रही है और ये थोड़ा सा मन में फील हो रहा है इसको। लेकिन एक दूसरी स्थिति देखो आप, राकेश, महेश और वो गए हैं सौरभ। इसके पास 8 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास 12 रुपए हैं। इतने तो जेब में पहले ही हैं इनके पास, घर से लेके निकले। इनके भी कितने हो गए और इनके कितने आ गए? 10-10 रुपए आ गए। बात वही है। लेकिन अब 12 वाले को भी दुख नहीं है और 8 वाले को भी दुख नहीं है। समझ गए आप? ये वाला जो समूह है, ये जो ग्रुप है, ये तो चाहता है कि ऐसा कर ले, हम बराबर रुपए बांट लेते हैं, 10-10 रुपए आ जाएंगे। लेकिन ये वाला ग्रुप नहीं चाहता है। समझ में आ गई इतनी सी बात मेरी? अब संकरण में आप इसी बात को जोड़ के देख लीजिएगा। संकरण में एक ही परमाणु के अगर 3 कक्षक हैं, मान लीजिए, कक्षक कौन कौन से होते हैं? 1s, 2s, 2p, फिर 3s, फिर 3p आएगा। ये जो ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बढ़ती हुई ऊर्जा है। आपने पढ़ा होगा जब भरते हैं कक्षकों को तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं ना। अब ये बढ़ती हुई ऊर्जा है इनकी। अब आप सोचिए कि एक s और 3p कक्षक मिल जाए और संकरण कर लें, sp3 संकरण बोलते हैं ना अपन, तो एक तो 2s मिल जाए और एक 3p, तीनों 3p मिल जाए, तो करेंगे क्या ये? क्योंकि इनके बीच में अंतर ऊर्जा का ज़्यादा है। ये आपकी ऊर्जा थी ना रुपए, इसमें भी ज़्यादा अंतर है, तो संकरण नहीं करेंगे। संकरण कौन कर सकता है? 2s 2p, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये वाले संकरण कर सकते हैं। कैसे करते हैं? ये अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हैं। जैसे आपने अपनी ऊर्जा रुपए के रूप में उसका पुनर्वितरण किया, अब आपकी शक्ति बराबर हो गई नहीं तीनों की, इन तीनों की शक्ति बराबर हो गई। वैसे ही इनकी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करने के बाद में एक महत्वपूर्ण गुण इनमें आ जाता है। वो गुण क्या है? यहाँ 2 बातें हैं। यहाँ तो रमेश, महेश और सौरभ थे। इन तीनों की आकृति समान नहीं हो सकती। रुपए तो बराबर कर लिए 8-8 रुपये, लेकिन आकृति 10-10 रुपये कर लिए, लेकिन इनकी आकृति समान नहीं हो सकती कि मेले में कोई पहचाने नहीं कि तीनों सौरभ ही आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ क्या होगा? कक्षकों में एक s कक्षक और 3p कक्षक जब मिलेंगे, यानी मिलने का मतलब क्या है? इनकी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण। इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा इन तीनों की बराबर हो सकती है, लगभग बराबर होती है। तो इनकी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होने से क्या होगा? बिल्कुल समान ऊर्जा और आकृति के कितने कक्षक बनेंगे? जितने थे उतने ही बनेंगे। वो बच्चे कम थोड़ी हुए, उतने ही रहे ना। उनकी ऊर्जाएं समान हो गई, 10-10 रुपये उनकी जेब में आ गए। यहाँ पे इनकी ऊर्जाएं भी समान हो गई और इनकी आकृति भी समान हो गई। एक लोब बड़ा दिखाते हैं और एक लोब छोटा दिखाते हैं। ये संकृत कक्षक का को दिखाने का तरीका है। तो संकरण की परिभाषा क्या बनी?
कि जब लगभग समान ऊर्जा के, इससे पहले क्या लिखना है, जब एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के, अब इसमें एक ही परमाणु की बात को ऐसे समझ लो कि तीनों बच्चे एक ही क्लास के थे, एक 10वीं का, एक 9वीं का और एक 8वीं का बच्चा तो नहीं था ना, ठीक है। एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, ये शब्द जरूर लिखना, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में बिल्कुल समान ऊर्जा, पहले तो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लिए, अब क्या लिखेंगे, उतनी ही ऊर्जा, समान ऊर्जा वाले, बिल्कुल समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले कक्षक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं और इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, और कक्षक संकरित कक्षक कहलाया। आगे बात समझना आपको, अभी भी किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है। मेरे ख्याल से उदयपुर समझ में आ गया होगा आपको, बोलो भाई, समझ में नहीं आया तो बताएं आप। संकरण बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब क्या, जैसे sp3 संकरण है कार्बन का, ये कार्बन के 4 कक्षक हैं, एक s 3 p और ये चारों मिलकर के क्या बना देते हैं, 4 संकरित कक्षक बनाते हैं। इनका नाम अब क्या हो जाएगा, यहाँ तो s नाम था, इसका p नाम था, इसका p था, उसका p था, अब नाम क्या हो गया, sp3। ये छोटे होते हैं लेटर, ऐसा नहीं लिखना आप s p, ऐसा भी नहीं लिखना और ऐसा भी मत लिखना, स्मॉल लेटर्स होंगे, s भी छोटा, p भी छोटा और उसमें 3। तो sp3 संकरण में कितने बनेंगे, 4। इसमें आप देख लीजिए ना, एक ये और 3 ये, कुल कितने कक्षक होंगे, 4 संकरित कक्षक होंगे। अब इसमें एक बात और डेवलप हो जाती है, एक बात और आती है इसमें, वो ये कि ये चारों कक्षक अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इन कक्षकों के बीच में इतनी दूरी बनी रहे कि इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस प्रकार से अपने आप को त्रिविम में व्यवस्थित करते हैं कि इनके कक्षकों के बीच में न्यूनतम दूरी रहे, मतलब उससे पास में ये नहीं आ सकते। तो आपने पढ़ा है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। एक कक्षक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। आपको जब इसमें दिखाएंगे तो आपको कल आगे बता दूंगा मैं आपको इसकी जो संरचना बनेगी। ये जो कोण है 109 डिग्री 28 मिनट, इसके और इसके बीच में भी है और इसके और इसके बीच में भी है, इसके और इसके बीच में भी है और इसके और इसके बीच में। यहाँ देखने में आपको लग रहा है कि ये तो बंद कोण अलग अलग आ रहा है, लेकिन ये त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सबके बीच में कोण बराबर है ना। तो ये जो व्यवस्था है, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ये जो व्यवस्था है त्रिविम में 109 डिग्री 28 मिनट की, वो ऐसी अवस्था है कि जब इसके, क्योंकि देखो कक्षक जो है अल्टीमेटली इस पर कैसा आवेश है, कक्षक तो ऋणात्मक आवेश वाला ही है ना। इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे, कक्षक क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, तो ऋणात्मक आवेश होगा उस पर। इस ऋण आवेश के और इस ऋण आवेश के बीच में कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन इसका जो प्रतिकर्षण बल है वो यहीं तक प्रभावी है, इसलिए यहाँ रुक सकता है। फिर इसका प्रतिकर्षण इससे है तो वो 109 डिग्री 28 मिनट तक प्रभावी है। फिर इसका प्रतिकर्षण बल है, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट पर ये अपने आप को चारों कक्षक व्यवस्थित कर लेते हैं। चारों कक्षक क्या है, ऊर्जा में बिल्कुल समान है, इनकी ऊर्जाएं बिल्कुल समान है, उनकी आकृति बिल्कुल समान। अब इनमें दिशात्मक गुण और आ गया है, ये चारों इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे। अब जिसको इसके साथ में बंद बनाना होगा, अब अतिव्यापन शब्द आता है कि अतिव्यापन किसके बीच में होता है, ये तो एक कार्बन परमाणु का है और एक हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन का कैसा कक्षक होता है, हाइड्रोजन में कैसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होता है, एस कक्षक में होता है, वो इसके साथ में अतिव्यापन करता है। ये क्या है, हाइड्रोजन है, और इसका जब अतिव्यापन होगा, ये सिग्मा बंध बन गया। और ये दिशात्मक गुण है, तो हाइड्रोजन इस साइड से आएगा तो इससे जुड़ेगा, उधर से आएगा तो इससे जुड़ेगा, इस साइड से आएगा तो यहाँ जुड़ेगा और यहाँ। तो इस प्रकार से अगर 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा, मीथेन।
तो कार्बन कैसा संकरित है, sp3। और इसमें बंध कितने हैं, तो अतिव्यापन किसके बीच में हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यानी दो अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है। और संकरण किस में होता है, एक ही परमाणु के विभिन्न कक्षकों के बीच में। लेकिन वो कक्षक कैसे होने चाहिए, लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। इतनी ज़्यादा ऊर्जा अंतर होगा तो नहीं बैठेगा। क्लियर है। अब ये जो इसमें 4 बंध आपको दिख रहे हैं, ये चारों बंध कैसे हैं, सिग्मा है। एकल बंध जब होता है तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। अब इसमें हम पूछेंगे आपसे कि ये अतिव्यापन कौन सा है। ये जो बंध बना है 2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, ठीक है ना। 2 कक्षक किस किस के, एक हाइड्रोजन का कक्षक है और एक कार्बन का कक्षक है। तो कौन कौन से 2 कक्षक हैं ये हैं, बोलो। अतिव्यापन किन कक्षकों के बीच में, और अभी आपके सामने है कार्बन के जो कक्षक है उन्होंने अपना सब रंग रूप बदल लिया है, सब समान ऊर्जा और आकृति के हो गए। तो इसका तो sp3 है कक्षक, और इसका कक्षक क्या है, s। तो ये अतिव्यापन कौन सा हुआ, sp3s। तो आपसे पूछा जाए ये अतिव्यापन कौन सा है तो क्या बताएंगे, sp3s, क्योंकि हाइड्रोजन का s कक्षक और कार्बन का sp3 संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। ऐसा ही ये वाला बंध भी है, ये वाला बंध भी ऐसा ही है, ठीक है, और ये वाला बंध भी। तो 4 sp3s सिग्मा बंध मीथेन में होते हैं, ठीक है। अब sp2 संकरण की बात भी करते हैं। sp2 संकरण में क्या होगा, अब ये 3 जने थे ना, यहाँ पे परिभाषा लिख ली सबने, कल पूछूंगा मैं आपसे क्लास में संकरण की परिभाषा, अतिव्यापन क्या होता है, ये सब बातें जो आज पढ़ाया ना सब कल पूछूंगा आपसे, सबको याद होना चाहिए। कार्बन अगर sp2 संकरित हो तो इसका क्या तात्पर्य है, इससे हम क्या समझते हैं, कार्बन का एक s कक्षक और 2 p कक्षक, ये p कक्षक है, ये भी p कक्षक है, ये s कक्षक है, ये मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके क्या बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। क्लियर हो गया आपको ये बात, 3 बनेंगे। वो तीनों कैसे होंगे, एक ही आकृति के होंगे, समान ऊर्जा और आकृति के 3 कक्षक बनेंगे, और तीनों का नाम क्या रख देंगे अब अपन, sp2। राइट। अब ये अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं आपस में, मैंने क्या बताया था आपको, न्यूनतम प्रतिकर्षण की अवस्था में। तो इनका जो न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है वो इस प्रकार से त्रिकोणीय अवस्था में होता है। बंद कोण 120 डिग्री। ये अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि कार्बन के पास में तो 4 कक्षक थे ना, एक पी तो 2 तो थोड़ी होते, 3 होते ना पी कक्षक, तो तीसरा कहाँ गया, तीसरा अपने मूल स्वरूप में ही ये तीनों तो त्रिकोणीय रूप में इस प्रकार से है, राइट। तीनों पी कक्षक sp2 संकरित कक्षक इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं एक ही तल में, समतल त्रिकोणीय कहते हैं इसको। और जो पी कक्षक बच गया वो कैसा है, यानी मेले में गए थे 4 जने, 3 ने तो अपने जेब से पैसे निकाल के वितरित कर लिए, आपस में बराबर हो गए, लेकिन चौथे ने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मेरे पास तो जितना भी है 50 है, चाहे 100 है, चाहे 5 है, मैं तो जैसा है मैं मेरा काम चला लूँगा, तुम्हारे साथ मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला वो रह गया। अब क्या होगा, अब इसका अतिव्यापन होगा, किससे होगा, किसी दूसरे
परमाणु के किसी कक्षक से, वो संकृत भी हो सकता है और असंकृत भी हो सकता है। तो यहाँ दूसरा कार्बन जब मिल जाए उसकी स्थिति, ये तो एक कार्बन है, ये एक कार्बन की फोटो है, जो sp2 संकृत हो गया उस कार्बन का फोटो ऐसा है। 3 संकृत कक्षक है और एक असंकृत p कक्षक है। अब दूसरा कार्बन देखिए, वो भी ऐसा ही है, sp2 संकृति है, उसका अतिव्यापन हुआ। ये छोटा लोब ऐसे बना दीजिएगा। एक कार्बन आपको लाल रंग का दिख रहा है, दूसरा कार्बन आपको काले रंग का दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 2 कार्बन है। अब इसके पास भी एक p कक्षक बचा हुआ है, वो लंबवत है। ठीक है, अब अतिव्यापन किससे होगा? ये वाला अतिव्यापन बताएं कौन सा है? सिग्मा बंध है। अतिव्यापन बताएं कौन सा? मेरा सवाल समझें आप, मैंने अतिव्यापन पूछा है, कौन सा अतिव्यापन? sp3 का तो नाम ही नहीं आया। ये इस कक्षक कैसा है? sp2। इस कक्षक का नाम क्या है? sp2। सिग्मा बंध sp2 अतिव्यापन से बन गया। अब इस कार्बन के पास में 2 सिग्मा बंध और बनेंगे, वो हाइड्रोजन के बनेंगे। ये अतिव्यापन कौन सा है? ये वाला sp2s, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा संकृत है? संकृत नहीं है हाइड्रोजन, कक्षक है उसका तो एक अकेला s। संकरण कब होगा? जब एक से ज़्यादा कक्षक होंगे, लगभग समान ऊर्जा वाले होंगे। लगभग समान ऊर्जा शब्द याद रखना आपको, समझ गए मेरी बात? परिभाषा आप लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, इसके पास भी ये हाइड्रोजन अतिव्यापन कर लेता है। ये 4 जो बंध हैं अतिव्यापन है, ये सिग्मा बंध है, लेकिन कौन से अतिव्यापन है? ये कुल कितने हैं इसमें? ये तो 1 है, और ये कितने हैं? अब ये जो p कक्षक बच गए ना दोनों के पास में, ये इस प्रकार से हैं, लंबवत हैं दोनों। त्रिकोणीय जो आकृति है उसके लंबवत हैं दोनों 90 डिग्री के कोण पर। ये दोनों आपस में, ये तो चित्र में अपन दूर दूर बना रहे हैं, बाकी होता क्या है, बहुत पास पास होते हैं। इनकी इस प्रकार से अतिव्यापन होता है। एक अतिव्यापन इस प्रकार से होता है तो इसमें अतिव्यापन ज़्यादा हो सकता है। तो सिग्मा बंध जब बनता है तो प्रबल बंध होता है वो, और जो पाई बंध होता है उसमें संपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। इस प्रकार से जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग कम होगी, अतिव्यापन कम होगा, अतिव्यापन की मात्रा कम होगी। तो यानी इसको हम कागज़ पे ऐसे दिखाएंगे, ये वाला जो अतिव्यापन है ये PP अतिव्यापन है, लेकिन बंध कौन सा बना? इसको कहते हैं पाई बंध। ये नीचे और ऊपर 2 बंध नहीं है, ये बंध एक ही है, क्योंकि ये एक ही कक्षक है। ये p कक्षक से 2 लोब है, इसलिए ऊपर से भी जुड़ता है और नीचे से भी अतिव्यापन होता है, इसलिए इसको कहते हैं PP अतिव्यापन। और बनने वाला बंध होता है पाई बंध। कोई सवाल? तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो आकृति हमने बनाई, ये जो संरचना आपने बनाई है, किसकी बनाई है? CH2 डबल बॉन्ड एथीन की। क्या लिखते हैं इसको अपन? एथीन। ये कार्बन sp2 संकृत है, ये कार्बन sp2 संकृत है, ये बंध सिग्मा है, ये बंध पाई। एक कार्बन के पास में कितने सिग्मा बंध हैं? एक कार्बन के पास में कितने सिग्मा बंध हैं? एक कार्बन के पास में कितने सिग्मा बंध हैं? कुल 4 बंध है ना। कार्बन के 4 बंध होंगे, कार्बन के 4 हाथ होंगे, आप ये ध्यान रखिए हमेशा, 4 तरफ से जुड़ सकता है। बैठो। हाँ, 4 सिग्मा बंध है इसमें बेटा। ये पाई बंद, ये सिग्मा बंद है, ये सिग्मा बंद है 2, एक ये सिग्मा बंद है 3, एक तो पाई है ना। 4 में से 3 सिग्मा, और ये कब होता है? जब sp2 संकरण से यौगिक बन रहा है। जब वो मीथेन था तो इसमें क्या थे? 4 सिग्मा बंद थे, चारों ही सिग्मा। जब एकल बंद है तो चारों सिग्मा होंगे। जब द्विबंध आ जाएगा तो द्विबंध में से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और ये वाले तो सिग्मा बंद ही होते हैं। अब अपन तीसरा उदाहरण लेते हैं, वो है एसिटिलीन का।
इसको मिटा दूं। एसिटिलीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है, ये होता है ना एसिटिलीन। एथाइन जिसको कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। कैसा संकरण होता है इस पे कार्बन में? sp। पीछे से दूसरे नंबर पे जो बैठे ना वो बताएंगे। हाँ आप बताओ, sp संकरण को समझा दो इसमें फटाफट जल्दी से, कैसे करें। नाम क्या है तुम्हारा? अरुण। बताओ। 2 एग्जाम्पल दे दिए ना मैंने, तीसरा आपको बताना बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। संकरण कैसा है इसमें कार्बन पर? sp है। sp का मतलब क्या है? परिभाषा बताइए ना। भी sp संकरण को परिभाषित करना पड़े तो कैसे परिभाषित? ध्यान इधर दो बेटा, बैठो। एक S और एक P कक्षक मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर, इंपॉर्टेंट चीज है ये, मुख्य बात क्या है? अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में, यानी कितनी संख्या में? 2। बिल्कुल समान ऊर्जा और बिल्कुल समान आकृति के कितने कक्षक बनाएंगे? 2 कक्षक बनाएंगे। तो संकरण जब S और P होगा, एक S कक्षक और एक P कक्षक मिलकर के 2 संकृत कक्षक बनाएंगे, उनकी आकृति तो एक जैसी होगी, और वो कैसे होंगे? इस प्रकार। एक ही कार्बन का, इस कार्बन का परमाणु, उसके जो कक्षक है वो संकृत हो रहे हैं, इसके अलग संकृत होंगे। इसकी संकृत कक्षक आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण रहे, और न्यूनतम प्रतिकर्षण की अवस्था कैसी है? 180 डिग्री। ये एक कार्बन के 2 संकृत कक्षक, दोनों का नाम sp है, ये भी sp संकृत कक्षक है और ये भी sp संकृत कक्षक है, ठीक है। इनकी न्यूनतम प्रतिकर्षण की अवस्था, जब इनके बीच में आपस में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, वो कितने बंध कोण पे होगा? 180 डिग्री पे। अब इसके पास में 2 p कक्षक रह गए ना, एक ही काम में आया, संकरण में भाग लिया, 2 बच गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहते हैं। उसको पेपर पे हम इस प्रकार से दिखाते हैं, कागज पे। ये देखिए संकृत कक्षक इस प्रकार से हैं दोनों, एक ये संकृत कक्षक है, ये sp संकृत कक्षक है। p कक्षक जो बच गया एक तो ऐसे रहेगा, और जो दूसरा बच गया वो कैसे रहेगा? है ना 90 डिग्री कोण। संकृत कक्षक तो पीला, लाल और काला पेन दिख रहा है आपको। लंबवत कौन से है? 2 p कक्षक है, ये असंकृत है ये वाला, और ये भी असंकृत है। आप देखिए कि इस प्रकार से ये कक्षक, एक कार्बन की हमने फोटो बना दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, दूसरा जो कार्बन है वो भी संकृत हो जाता है, और उस पे संकरण भी sp है, तो उसकी फोटो कैसे बनेगी? ये इस प्रकार से। और इसके पास में जो 2 p कक्षक बचेंगे, एक ऐसे और एक इस प्रकार से, ठीक है। p कक्षक को हमने पूरे दोनों डंबल दिखाए हैं, और संकृत कक्षक है उसमें एक डंबल बड़ा और एक डंबल छोटा है, एक लोब छोटा है, ओके। अब इसके बीच में अतिव्यापन हो गया, तो ये बंध बन गया सिग्मा, ठीक है। अब ये 2 p कक्षक बच गए, इसके पास भी 2 बच्चे हैं, इसके पास भी 2 बच्चे हैं, और ये एक दूसरे के साथ में कैसे हैं? समानांतर है। ये वाला इसके समानांतर है, इसलिए ये पाई बंध बनाएगा, ठीक है। ये वाला पाई बंध बन गया। अब ये वाला इसके समानांतर, ये p कक्षक इस p कक्षक के समानांतर है, ये दूसरा पाई बंध बन गया, ठीक है। 2 पाई बंध बन गए, तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है। और इधर क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ में अतिव्यापन करेगा, अब मुझे आपको अतिव्यापन बताना है कि ये वाला अतिव्यापन क्या कहलाएगा। ये एक कार्बन का sp संकृत कक्षक भाग है, ये दूसरे कार्बन का sp संकृत कक्षक भाग है। ये अतिव्यापन कैसा है? sp sp। ये जो सिग्मा बंध है ये sp sp अतिव्यापन से बना है, ये जो सिग्मा बंध है वो। और पाई बंध जो है वो कैसे बने हैं?
PP अतिव्यापन, ये PP समपार्श्वीय, ये भी PP समपार्श्वीय। ये हो सकता है PY हो, ये PZ हो, ये समपार्श्वीय अतिव्यापन कहलाता है। कैसा अतिव्यापन? समपार्श्वीय। ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का अतिव्यापन है, ये कैसा अतिव्यापन है? SPS। और ये कुल कितने बंद हैं एसिटिलीन में? तो कह रहा था 5.5 है, सबने 5 ही बोला क्या? 5 बंद है। देखिए इसमें 3 ये रहे और एक यहाँ पर और एक इसके बीच में, 5 ये हुए ना। ये देखिए एक बंद ये रहा, 5 में से 4 सिग्मा है, सॉरी 3 सिग्मा है और 2 पाई। तो एसिटिलीन में आपने 3 सिग्मा 1 पाई, मीथेन में 4 सिग्मा थे और इसमें 2 सिग्मा 2 पाई। कार्बन के लिए 2 सिग्मा, एक कार्बन की बात करें, ये तो अलग हो गया ना। इस कार्बन का अगर देखें, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है ना, उसमें यहां पर क्या है? 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहां अगर ये 3 सिग्मा है, इसका मतलब इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा बंध कौन से हैं? एक तो ये, एक ये और 1 सिग्मा ये, और 2 पाई कौन से हैं? इस प्रकार से 3 सिग्मा और 2 पाई बंध हैं किसमें? एसिटिलीन में। तो संकरण और अतिव्यापन दो बहुत स्पष्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। और ये अब जो भी यहाँ से पढ़ लिया है अभी, मेरे ख्याल से किसी को ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आया हो। नहीं आया हो तो पूछ ले फिर। नहीं, वो तो ये 4 और 2 6 बंद है ना टोटल इसमें, है ना। तो कितने हो गए सिग्मा? 5 सिग्मा है ना। इस प्रकार से आपको अगर पूछा जाए, सवाल क्या आता है एग्जाम में वो देख लीजिए अभी आप। ये मिटा दूं, समझ में आ गया सबको? अब मेरे सवालों का उत्तर देना है आपको। 1-2 सवाल पूछता हूं आपसे, आपस में बात नहीं। यौगिक नंबर 1, इसका आईयूपीएसी नाम बताएं पहले तो। पहले का आईयूपीएसी नाम प्रोपीन, दूसरे का आईयूपीएसी नाम, हाँ बताओ दूसरे का। सबको आता है, पूछते से बताए। हाँ बताओ। प्रोपाइन। ये प्रोपीन है, ये प्रोपाइन है। दोनों में आपको सिग्मा बंध पाई बंध बताना है और साथ में ये भी बताना है कि हर कार्बन पर संकरण कौन सा है, संकरण का प्रकार हर एक कार्बन पर। 3 कार्बन है, तीनों पे संकरण का प्रकार आपको दर्शाना है। अगर आपने अभी पढ़ाई की है, समझ में आपके आया है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जिसके पास उत्तर हो पहले लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट और मुझे बताएं। आपका हो गया? बताइए कितने सिग्मा बंध है इसमें? कुल बंध कितने हैं इसमें? 3 4 5 6 7 9। कितने बंध है इसमें? 9 बंध है कुल, है ना। 8 सिग्मा और 1। 9 बंधों में से पाई बंध कौन सा है? ये वाला है। सर आगे क्या? कब तो छोड़। ओके। अब कार्बन इसमें 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। संकरण का प्रकार कार्बन 1 पे बताइए, कार्बन 2 पे बताइए और 3 पे बताइए। आने वाले? अच्छा, बोलिए। कोई सवाल है क्या? हाँ बताएं।
पहले पे sp2, दूसरे पे sp2 और तीसरे पे हाँ पूछिए। यहाँ पर सर पहले कार्बन पर sp2 संकरण होगा। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरे पे और सर दूसरे कार्बन पर sp हाँ सर sp2 होगा या sp होगा? sp संकरण। ये तो सही नहीं है। तीसरे पे तीसरे कार्बन पर सर sp3 संकरण। दूसरे पे sp क्यों बता रहे हैं आप? इस पे 3 सिग्मा 1 पाई बंद है ना। जब 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2 संकरण होगा। चलिए आप समझिए, थोड़ा देखिए वापस। चलिए हाँ बताइए, सही है, समझ में आ गया सबको? अब इस पे बताइए कितने सिग्मा बंद है इसमें, कुल बंद बताइए पहले इसमें कितने हैं। सिग्मा बंद कितने हैं सबको समझ में आ गया इसका मतलब? ऐसे सवाल, एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि परीक्षा में जब सवाल आएंगे आईआईटी या इसके जो एग्ज़ाम होंगे, जो मैंने आपको बताया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, कि सवाल कई बार क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें 4 में से 1 उत्तर सही होता है, आपको वही उत्तर आपको निकालना होता है उसमें से। कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें 1 से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए 4 उत्तर हैं और 4 उत्तर में से 3 उत्तर सही है और आपने 2 उत्तर सही देख के 2 लिख दिया है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको अगर 3 सही है तो तीनों के ही लिखना पड़ेगा कि इसमें 3 सही है, ए बी सी तीनों सही है। अगर आपने ए बी सही लिख दिया तो भी आपका सवाल वो गलत माना जाएगा, उत्तर आपका गलत माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से, जैसे अब ये बच्चा पाली में गलती कर रहा था कि इसमें sp संकरण बता रहा था, जबकि है कौन सा, sp2 है। अब यहाँ देखिए आप, इस पे कौन सा संकरण है, sp, इस पर और इस पर। अब आप घर के लिए एक काम नोट कर लीजिए, इन दोनों की आकृति आपको बना के लानी, जैसा मैंने आपको बनवाई ना अभी, एसिटिलीन की, एथीन की और मीथेन की, ऐसे ही इन दोनों यौगिकों की आकृति आपको बनानी है, ठीक है ना? क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अतिव्यापन कर रहा है, सिग्मा ये सिग्मा बंध बन रहा है, फिर यहाँ पर सिग्मा बंध भी बन रहा है, पाई बंध भी बन रहा है, अतिव्यापन यहाँ भी हो रहा है। तो तीनों कार्बनों की आकृति आपको पता होनी चाहिए, आप बनाइएगा, ठीक है? कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। हाँ पूछें। जालोर से क्या सवाल है, पूछिए। कोई सवाल नहीं है सर। ठीक है, यहाँ कोई सवाल समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप, बताइए। इससे संबंधित जितने भी सवाल आप कर सकते हैं घर पे कीजिएगा। ये तो 2 मैंने दिए हैं आपको, ये कर लीजिएगा और बाकी कीजिए। हम आपको आगे कल जो है इससे ही आगे बढ़ेंगे अपन थोड़ा, और फिर हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे।